गुड इवनिंग आप सभी को। दो चीजें चेक करनी है कि पहली बात तो आवाज आप में से कोई ओके कर दे कि आवाज आ रही है आपको। तो स्टार्ट करें। आज से पर्यावरण पारिस्थितिकी हम पढ़ाएंगे दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा एमसीक्यू आज से शुरू होगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। आप में जो भी हैं अभी ऑनलाइन आए हैं, एक बार बता दें कि आवाज आ रही कि नहीं आपके पास। पहली बात तो आवाज आप ठीक में है। से कोई होगी। ठीक है, आ गई। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में स्वागत है आपका। और काफ़ी लोग आज हमसे क्वेश्चन कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि अन अकेडमी का जो कोर्स है कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले अन अकेडमी का लर्निंग ऐप उसके लिए डाउनलोड इंस्टॉल करिए। वहाँ पे जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी पीसीएस जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए लिया एडमिशन, तो वहाँ आपको चार्जेस जो हैं आ जाएंगे। और UD10 जब आप यूज करेंगे उसमें, तो उसमें आपको छूट सहित मिल जाएंगे सारे कोर्स। और कंप्लीट कोर्स 1 वर्ष तक या 2 वर्ष तक जब तक आप लेंगे, कोई भी विषय आप पढ़ सकते हैं। और कंप्लीट PDF के साथ टेस्ट वगैरह सब मतलब इंक्लूड रहेगा उसमें। तो एक व्यापक कार्यक्रम है, तो आप लोग ले सकते हैं। काफी लोग पूछ रहे थे, तो हमने कहा था कि हम वीडियो के शुरुआत में ही बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं क्विज के। तो पहला प्रश्न जो है, देखिए शुरुआत हम सरल प्रश्नों से करेंगे, धीरे धीरे करंट की तरफ जाएंगे। अभी वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं पर्यावरण संबंधी, उस तक आएंगे और धीरे धीरे सरल से जटिल की तरफ। तो पहला प्रश्न है, अब आप लोगों के चूंकि मुझे उत्तर लेने रहते हैं, जो पहले उत्तर देता है उसका मैं नाम यहां से संबोधित करता हूं। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, बी सही उत्तर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राहुल यादव जी का ऑप्शन सबसे पहले हमको प्राप्त हुआ है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के लिए मापन से संबंधित है, जो कि प्रदूषण का मापन करती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है, ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों को पूरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? कल कटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्क्रीन पूरी साफ आ रही है कि नहीं? क्योंकि उसमें सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आज सेटिंग हो गई है सही। आप लोग थोड़ा बता दें कि अब पूरा दिख रहा है स्क्रीन आपको, मतलब क्वेश्चन कटा हुआ तो नहीं दिखाई पड़ रहा है? चलिए ठीक है, इसका मतलब आज सही है मामला, है ना? कल काफी दिक्कत हो रही थी और मैं समझ सकता हूं कि इरिटेशन सी होती होगी जब हाफ दिखाई पड़ता है तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए, अर्थात वायु प्रदूषण संबंधित भी इसके पास अधिकार प्राप्त हैं। वायु गुणवत्ता प्रबोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम की स्थापना वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने तथा उद्योगों और अन्य स्रोतों के प्रदूषणों को नियमित करके, नियंत्रित करके तथा वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रखने के उद्देश्य से की गई है। यह औद्योगिक स्थापना तथा शहरों की योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की पृष्ठभूमि भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा कंप्लीट दिखना चाहिए, ठीक है ना? भारत में पेलिकन पक्षी का प्रजनन करते हैं, कहां प्रजनन करते हैं? आज हमने सुबह वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि आज कौन सा दिवस है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस।
तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के दिन हमने जितने भी प्रवासी पक्षी हैं उनके बारे में आपको बताया था। सुबह वाला वीडियो आप अवश्य देखें। तो रोज पेलिकन ऐसा प्रवासी पक्षी है जो कि भारत में प्रवास करता है, यूरोप से आता है और प्रजनन के लिए प्रवास करता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? आल। अनीश कुमार ने सही उत्तर दिया है, सभी इसके सही होंगे। ठीक है, कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथन कुलम, ये सभी तो पश्चिमी घाट में आता है मुख्यतः यह पक्षी। तो इन तीनों स्थानों पर यह प्रवास करता है और प्रजनन हेतु प्रवास करता है। इसका फुल जो नेम है रोज पेलिकन है, यूरोप से आता है भारत में। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल अक्सर चर्चा में रहता है। इसका मुख्यालय, ये पर्यावरण संबंधी कार्य करने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? इसका मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? अच्छा, आप लोग जब आप उत्तर दिया करें, चलिए ठीक है, सी। ठीक है, आराधना जी ने सही उत्तर दिया है इसका, सी, एम्स्टर्डम में। ठीक है ना, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। ग्रीन पीस एक वैश्विक पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसके अलावा 55 से अधिक देशों में 26 स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय हैं ग्रीन पीस के। और इस संगठन की स्थापना वर्ष कब हुई थी? 1971 में कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो पराबैंगनी किरणें हैं, उनके अल्ट्रावायलेट रेज ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? कौन सबसे ज्यादा हानिकारक है? किसने? बहुत सारे उत्तर प्राप्त हुए हमको। अमित, नहीं, राजपूत ने सबसे पहले आंसर दिया है, सी। ठीक है, यूवीसी ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। अगर हानिकारक के क्षमता में, हानि पहुंचाने की क्षमता में सबसे, अगर छोटे से बड़े में करें या कम से ज्यादा में करें, तो सबसे कम हानिकारक यूवीए होता है, फिर यूवीबी और फिर यूवीसी। अर्थात यूवीसी सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, फिर यूवीबी और फिर यूवीए। ये पूछा हुआ प्रश्न है यूपीपीसीएस में। पराबैंगनी किरणों में अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट ए कम हानिकारक जबकि अल्ट्रावायलेट बी अधिक हानिकारक, जो कि त्वचा कैंसर इसी के कारण होता है। जबकि अल्ट्रावायलेट सी जो कि व्यक्ति द्वारा, अर्थात ये कृत्रिम होती है, मानव निर्मित होती है, कृत्रिम तरीके से, जैसे कार्बन, लोहा और अन्य धातुओं के विद्युत आर्क, मरकरी, वेपर लैंप आदि से प्राप्त होती है और सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक, ओके, नेक्स्ट, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? अंकित गर्ग ने सही उत्तर दिया है, ए, जीवमंडल, है ना। वायुमंडल, स्थलमंडल और आयन मंडल के वो भाग, वो पारितंत्र जहां पर जीव पाए जाते हैं, वो जीवमंडल कहलाता है। ठीक, तो इसीलिए अगर पूछा जाए, एक प्रश्न आया था और काफी लोगों ने उसको गलत कर दिया था। उसमें पूछा था कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन जीवमंडल था और ये तीनों थे, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल भी था। तो काफी लोगों ने उसमें जलमंडल उसको सही लगाया था, लेकिन वो गलत हो गया था, क्योंकि जीवमंडल उसका सही उत्तर उसका भी होगा और इसका भी सही उत्तर जीवमंडल ही होगा। आसान प्रश्न है, लेकिन चूंकि ये प्रश्न काफी लोगों ने गलत कर दिया था,
हालांकि ये प्रश्न नहीं था, वो प्रश्न का तरीका पूछने का अलग था कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, या सबसे ज्यादा जीव भार वाला या जैव क्षमता वाला कौन सा मंडल है। तो उसका आंसर जीव मंडल होगा, क्योंकि जीव मंडल में तीनों मंडलों के जो जीव जैव स्थल हैं वो सब समाहित होते हैं। तो जीव मंडल जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल का सम्मिलित स्थान होता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास होता है। जीव मंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत पौधों तथा पशुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। अब अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? दस सेकंड हैं आपके पास, आप अपना उत्तर चुन लीजिए। जैव विविधता की बात हम कर रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की बात नहीं हो रही है, पारिस्थितिकी की बात नहीं हो रही है, हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं। तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग, देखिए अभी किसी का उत्तर सही नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, वारिस अली जी ने अभी उत्तर दिया है सही इसका, डब्ल्यू जी रोजेन। ओके, डब्ल्यू जी रोजेन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात जीवों की विविधता। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। तो आप जो बता रहे थे, जो लोग ए समझ के, उन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी का प्रयोग किया था। डीप इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले अनरीज नेस ने किया था 1973 में। और पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द सबसे पहले प्रयोग जो है एजी टांसले ने किया था। एक बार फिर से इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आता ही आता है जब पूछा जाता है किसने किस शब्द का प्रयोग किया। तो रोजेन ने बायोडायवर्सिटी शब्द का, जैव विविधता का, और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग सबसे पहले अर्नीज नेस ने किया था, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न है, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के लिए ख्याति लब्ध व्यक्तित्व थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे डॉक्टर सलीम अली? तो काफी आसान प्रश्न है, आप लोग दे सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है, इकबाल मेहदी का उत्तर सही है, सबसे पहले इन्होंने दिया है। ए पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में इनके नाम से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय पुरस्कार तथा फेलोशिप प्रदान करती है भारत सरकार। याद रखिएगा, काफी लोगों ने गलत भी दिया है उत्तर। अगला है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? आपको पता है 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं, जैव भार का, और उसके बाद जैव संख्या का, और ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा ही होता है। जीव भार और जैव संख्या में देखना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें लगाना पड़ता है लॉजिक कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होगा, सीधा होगा। तो यहां दे रहा है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है? बी, अनुश्री अवस्थी ने इसका सही उत्तर दिया है। ठीक है, बी, तालाब में उल्टा हो जाएगा। देखिए, हम आपको बता दें,
हमारे पास इस समय जो है पिन टैप नहीं है, नहीं तो हम आपको खींच कर बता देते। फिलहाल थोड़ा समझिएगा इस चीज को। समझ उत्तर प्राप्त हो गए हैं। मैंने जो सबसे पहले उत्तर दिया उसका मैंने नाम भी बोल दिया, और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर ही दिया उसका। ठीक है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए सबसे नीचे निचले पायदान पे जो पिरामिड रहता है, सबसे निचले पायदान पे जो उत्पादक हैं वो रहते हैं, चाहे संख्या में हो चाहे भार में हो। तो आप देखेंगे तालाब में जो उत्पादक हैं वो मतलब प्राथमिक उत्पादकों की बात हो रही है, अर्थात जो भोजन बनाने वाले होते हैं, चाहे शैवाल हो चाहे वो आपके पेड़ पौधे हो, जो जली पौधे होते हैं, तो उनका भार बहुत कम होता है। ओके, और जो उसमें मछलियां पाई जाती हैं उनका भार अधिक होता है, जो कि उत्पादकों का भक्षण करती हैं, जो कि उपभोक्ता हैं। तो सबसे निचले पायदान पे उत्पादक रहेंगे वो हल्के रहेंगे, उपभोक्ता का जीव भार अधिक है, तो ये पिरामिड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नीचे की संख्या या भार ज्यादा रहेगा तो नीचे वाला जो कहते हैं जो पिरामिड का जो अंग है या पिरामिड की जो भुजा है वो बड़ी रहेगी। तो यहां पर भुजा छोटी रहेगी क्योंकि जैव भार सबसे कम है यहाँ पे तालाब में, जो जीवों का भार, जो उत्पादकों का जीव भार है। उसके बाद बढ़ता चला जाएगा, अर्थात मछलियां सबसे भारी हैं, उसके बाद बड़ी मछलियां उनसे भी भारी, तो ये बड़ा होता चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा और सीधा त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे, तो बस वही है, पिरामिड को ही थर्ड, अगर 3 डायमेंशन में देखें तो पिरामिड कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल को ही, ठीक है, तो पिरामिड को कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। जीव पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रों को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है जैसे तालाब, जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। आप लोगों को यदि समझ में ना आया हो ये चीज मैंने जो बताई, तो आप एक बार पूछ सकते हैं, फिर से मैं समझा सकता हूं। ऊर्जा का पिरामिड के बारे में मैंने बताया कि हमेशा सीधा होता है। उसका कारण है कि प्रत्येक स्तर पर 10% का नियम याद रखिएगा। 10% का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक स्तर पर जब ऊर्जा एक ट्रांसफर होती है तो 10% ऊर्जा खर्च हो जाती है जैव भार के निर्माण में। ठीक, तो इसलिए ऊर्जा कम होती जाती है, तो उसका पिरामिड हमेशा क्या होगा, उत्पादक का सबसे अधिक होगा, फिर उपभोक्ता का, फिर उसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, तृतीय उपभोक्ता होंगे, उनके कम होते जाएंगे। इसलिए हमेशा ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वो सीधा होगा। आगे बढ़ेंगे। भूमंडलीय तापन में सर्वाधिक किस गैस का योगदान है, अर्थात भूमंडलीय तापन में किस गैस का योगदान सबसे ज्यादा है, जो दिए हुए ऑप्शन है उसके अनुसार। वारिस अली जी, जैव भार और जैव संख्या में आप अंतर समझिएगा। जैव संख्या और जैव भार अलग अलग चीजें होती हैं दो। ठीक है, संख्या और भार, आराधना जी ने सही उत्तर दिया है, ए इसका उत्तर सही होगा। देखिए वैसे तो यदि देखा जाए क्रम से, तो सबसे ज्यादा जो योगदान होता है जलवाष्प का होता है। पृथ्वी का मैक्सिमम जो हिस्सा है आपको पता है जल का है, तो जलवाष्प की जो मात्रा है, देखिए जलवाष्प बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भूमंडलीय तापन में। लेकिन ये जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प के बाद दूसरी ऐसी सबसे महत्वपूर्ण गैस है जो भूमंडलीय तापन में, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान करती है। ठीक है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन में योगदान करने वाली गैसों का जो क्रम है, जलवाष्प सबसे ज्यादा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर ओजोन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्रम है वो क्षमता का क्रम नहीं है बल्कि योगदान का क्रम है। क्षमता के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा क्षमता है मीथेन की गर्म करने की, लेकिन चूंकि मीथेन की मात्रा बहुत कम है वायुमंडल में, इसलिए इतना ज्यादा इसका योगदान भूमंडलीय तापन में नहीं होता है।
दीपक सिंह जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अध्यक्ष महोदय के हवाले से ये बात कही थी, और तब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई नहीं गई थी। तो 3 मई के बाद जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई, तो अभी कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट इसलिए नहीं आ पा रही है। अपडेट आते ही हम लोग रोकते नहीं, वैसे भी सूचना के लिए हम लोग परेशान रहते हैं। काफी लोग हमारे टच में रहते हैं इसलिए कि सूचना प्राप्त हो। तो होते ही, अपडेट होते ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। राजपूत जी, हम आपको बता नहीं, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, कोरोना का भी कोई अपडेट नहीं है, आयोग का भी कोई अपडेट नहीं है अभी। इसी वजह से कोरोना कोरोना का अपडेट यही है कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब आपको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। इसका मतलब बहुत व्यापक अर्थों में लगा सकते हैं कि अब सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी है। जितने उपाय हो सकते थे वो अपना चुकी है। अब लोगों के हाथ में है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। कुल मिलाकर टोटल यही बात है। अगर ये बढ़ता जाएगा तो परीक्षाओं का डेट और अन्य चीजें भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है। तो ये आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से सामना करते हैं। वैसे जो तस्वीरें आज दिखाई जा रही थी न्यूज चैनल्स पे, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। अभी चर्चा करेंगे लास्ट में। शौला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? शौला घास स्थल, देखिए शौला जो है ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय, ये शौला वन भी हैं, शौला घास स्थल भी हैं, जो भी कहें, ये उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। ठीक, तो काफी रिच होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? जी अध्यक्ष नहीं, अभी बात है ना कि चेयरमैन को ही नहीं, किसी को, प्रधानमंत्री भी नहीं बता सकते हैं कि कब तक रहेगा कोरोना का असर। तो अध्यक्ष महोदय ने कह दिया था कि मई में हम रिजल्ट देंगे, उन्हीं के अनुसार हम लोग ने कर दिया था। अब उनका तो इंटरव्यू था, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं है आयोग में। यदि कुछ हलचल होती है तो हम जरूर बताएंगे, वो पता चल जाएगा जब भी कुछ ऐसा रिजल्ट के बारे में होना होगा। तो फिलहाल मेरिट कट ऑफ हमने बता दी थी, 656 से 660 के बीच है। पेपर अच्छा हुआ है आपका, बैलेंस पेपर हुआ है, तो होने की संभावना है, कोई पेपर खराब ना हुआ हो तो। और जीएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य अध्ययन में अगर चारों पेपर में अच्छा किया है आपने, तो निश्चिंत रहें, आप उम्मीद कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट की। पद काफी हैं और काफी अच्छे, मतलब कि पोस्ट, मतलब कि क्वालिटी में भी बहुत अच्छे पोस्ट हैं। 119 पद तो आपके एसडीएम के हैं उसमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी को। तो अब बताइए, इसका उत्तर जो है किसने सबसे पहले दिया, मैं देख लेता हूं। ठीक है, इनका नाम ओपन चेक ड्रा है। इन्होंने सबसे पहले जो है उत्तर दिया है। नाम तो बहुत भयानक है भाई, ओपन चेक ड्रा। काफी सुविधाजनक लग रहा है नाम। तो चलिए, इसका पश्चिमी घाट ही होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट में ये पाए जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एलपीजी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ओके, डी। राहुल जी ने सही आंसर दिया इसका, राहुल यादव। डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला। देखिए इसमें मीथेन नहीं पाई जाती। मीथेन प्राकृतिक गैस में, नेचुरल गैस में होती है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि घरों में, चूल्हों में यूज होती है आपके, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, मीथेन नहीं होता है। मीथेन मीथेन का उत्सर्जन ये नहीं करता है। एलपीजी गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है।
यह अधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक, नाम याद रखिएगा, मिथाइल मरकप्टेन को मिला देते हैं। जो रिसाव अगर होता है गैस में तो जो गंध आती है, दुर्गंध आती है, वो मिथाइल मरकप्टेन की होती है। ये सल्फर का यौगिक होता है, ये मिलाया जाता है इसकी। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि गैस में रिसाव, गैस लीक तो नहीं कर रहा है। ओके। किस देश, अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि क्वेश्चंस और ज्यादा अभी से टफ रखें या फिर हम सिंपल से टफ की ओर जाएं। मेरा मानना है कि सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इससे संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। कैसा भी प्रश्न आएगा, फैक्चुअल आए चाहे फिर विंटर एंड समर में अलग होता है। हम्म। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ये आपका नया प्रश्न है। नहीं, गलत है। थोड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा तो उत्तर आ जाएगा आपके दिमाग में। ये लॉजिकल प्रश्न है। सी, आदित्य सिंह, आपने उत्तर एकदम सही दिया है, सी। क्यों? सीधी सी बात है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और जो क्रिसमस पड़ता है, क्रिसमस की डेट तो वही रहेगी, 25 जनवरी ही रहेगी। और जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा। इसमें और कुछ नहीं सोचना है आपको, बस लॉजिक लगाना है। जो भौगोलिक परिदृश्य है उसके बारे में सोचना है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा साल्ट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है महासागरों में? अभी इसका उत्तर आप देंगे कि महासागरों में सबसे ज्यादा जो साल्ट है सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? ठीक है, मैं साइंस पे वीडियो ले आऊंगा। मैं ऐसा कर देता हूं कि 3 डेज फॉर साइंस और 3 डेज फॉर इन्वायरमेंट। ओके, ऐसा कर देने सही रहेगा। या 4 दिन इन्वायरमेंट रख देते हैं, 3 दिन सप्ताह में साइंस का। हाँ, आज कुछ नेटवर्क इश्यू है, आज बफरिंग ज्यादा हो रही है। किसी ने उत्तर अभी तक नहीं दिया है। इस प्रश्न का उत्तर दें। सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। गणेश कुमार का उत्तर सही है, सोडियम क्लोराइड। दरअसल होता क्या है कि कैल्शियम सबसे ज्यादा आता है। कैल्शियम सबसे ज्यादा जो नदियों से बहकर आता है, अन्य स्रोतों से आता है, कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा आती है समुद्र में। लेकिन सोडियम क्लोराइड क्यों अधिक मात्रा में रहता है? उसका कारण है कि कैल्शियम की ज्यादातर मात्रा जो समुद्री जीव होते हैं वो भोजन के रूप में कर लेते हैं। तो कैल्शियम वहां पे उसकी खपत हो जाती है। इसलिए सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड। ये याद रखने वाली बात है। जबकि कैल्शियम सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ईआई अभी हाल ही में चर्चा में था, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये अमेरिका में कब स्थापित किया गया था? तो कहां पर है? अमेरिका में है। स्थापित कब किया गया था? जी गणेश्वर जी, आज बफरिंग ज्यादा हो रही है। आज कुछ नेटवर्क इश्यू है, इसको कल सही कर लेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चंस 3 दिन करेंगे। उसको हम आपको कल शेड्यूल बता देंगे। साइंस टेक का और पर्यावरण का किस किस दिन लेंगे, हम आपको शेड्यूल बता देंगे कल इसका।
इसका चलिए कोई उत्तर अभी नहीं दे पाया है, बी इसका उत्तर सही है। ठीक है, 1969 में स्थापना हुई थी इसकी। 1 सेकेंड। EIA की स्थापना वर्ष 1969 में अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में पर्यावरण अवनयन के पड़ने वाले घातक प्रभावों का आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो हाल ही में चर्चा में थी ये संस्था। वाइस तो आ रही होगी, दूसरे नंबर पे वाइस आ रही होगी। वाइस मैंने मोबाइल ऑन किया है तो वाइस आ रही है मुझको। बफरिंग हो रही है, मैं देख रहा हूं। 10% नियम अभी हमने आपको बताया था। 10% रूल ये किसने दिया था? सुधीर श्रीवास्तव जी ने उत्तर सही दिया है। ए इसका उत्तर है। लिंडमान, लिंडमैन या लिंडमान, इन्होंने 10% का नियम जो हमने आपको बताया अभी कि 10% एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर 10% घट जाती है ऊर्जा की मात्रा, वो जैव भार में यूज हो जाती है उसके निर्माण में। तो लिंडमान इसका उत्तर होगा। लिंडमान ने 1942 10% का नियम दिया है। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। पास्की निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। ये पूछा भी जाता है कि ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है पास्की निकाय का? तो ऊर्जा है, सूर्य है। जैव मंडली पास्की तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाना गया था? लिटरेसी लाइट, ये ठीक है। अब आप खुश हैं? ओके, अभी आराधना जी ने सही इसका उत्तर दिया है। जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना था इन्होंने। तो महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। तो इसकी सर्वप्रथम पहचान किसने? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छी चीज थी। ये कहां पर प्रयोग किया था? जहां पर धूप वगैरह बहुत कम होती थी, या पर जहां पर तापांतर का बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता था, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो वहां पर क्या किया जाता था कि सूर्य की ऊर्जा जो भी ऊष्मा मिलती थी उसको संरक्षित करने के लिए क्या करते थे कि संरक्षित करने के लिए एक शीशा नुमा आकृति बना, जैसे खेत है तो उसके ऊपर शीशे की एक चादर बिछा देते थे। तो उससे क्या होती थी, जो ऊष्मा आती थी वो शीशे के थ्रू धरती तक पहुंच जाती थी, खेतों तक पहुंच जाती थी। लेकिन खेत से जब ऊष्मा बाहर जाती थी तो वो शीशे को क्रॉस नहीं कर पाती थी। तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता था। इससे क्या होता था कि खेती सही से हो जाती थी। ओके, तो ये प्रभाव का खोज जो किया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने किया था। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज्यादा होने लगे तब क्या होता है, तब बहुत ज्यादा ताप बढ़ जाता है। इससे विपरीत स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं और यही चिंता का विषय है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका जो उत्तर होगा बी होगा, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ओके, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। विगत कुछ वर्षों में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे भूमंडलीय तापन अथवा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की संकल्पना सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में जीन बैप्टिस्टे जोसेफ फ्यूरियर ने किया था। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें
मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जलवाष्प द्वारा अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना और आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? अर्थात किस गैस के कारण पौधों में जो पत्तियां हैं सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं या आकार में छोटी हो जाती हैं? तो ऐसा वही गैस करती होगी जो कि श्वसन में बाधा उत्पन्न करती हो। तो कौन सी गैस है ये मैंने हिंट दे दिया आपको, अभी आप उत्तर तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, रंजीत सिंह ने इसका सही उत्तर दिया है बी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, न सिर्फ हम लोगों के लिए हानिकारक है, मनुष्यों के लिए, बल्कि किसी भी जीव के लिए हानिकारक है क्योंकि ये श्वसन में बाधा उत्पन्न करती है। ओके, बी इसका उत्तर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। हवा में लटके तरल या ठोस कणों को एरोसॉल कहते हैं। एरोसोल में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रमुख जो गैसें हैं वह प्रदूषक गैसें पाई जाती हैं। ये 1 माइक्रोन वाले कण होते हैं, इनका आकार बहुत छोटा होता है। ये स्वचालित मोटर और ताप बिजली घरों से निकलते हैं। पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ जाने पर पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को ये बाधित करते हैं, जिससे पौधों की श्वसन क्रिया अवरुद्ध होने लगती है। इसके फलस्वरूप उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, टूटने लगती हैं और आकार में क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। ठीक है, अब आपको कोई अगर कंफ्यूजन किसी भी प्रश्न में रही हो तो पूछ सकते हैं। आज हमने इकोनॉमी का एक वीडियो दिया था, फैक्चुअल वीडियो था, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन कम रखी इस वीडियो में, क्योंकि जस्ट 4 बजे मैंने अपलोड किया था और 5:30 तक तो आपने उसी को देखा होगा। इसीलिए इसमें जो है क्वेश्चंस की संख्या मैंने आज कम रखी। तो आप बता दें, यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 3 डेज हम साइंस टेक रखते हैं अभी और 4 डेज इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। तो ठीक है ना, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम साइंस टेक रखते हैं। उसके बाद अन्य जो है 4 दिन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी रखेंगे। ठीक रहेगा ना? ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि साइंस टेक में कुछ चीजें रह गई हैं। साइंस वाला पोर्शन तो लगभग कंप्लीट है, टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में हमने कम क्वेश्चन किए हैं अभी, तो वो लगभग कंप्लीट करवा के जल्द फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी 7 दिन रखेंगे, या फिर कोई और उसके स्थान पे रखेंगे। हाँ ठीक है, अभी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी था, उसमें तो करंट का बहुत ज्यादा नहीं था पोर्शन। उसमें करंट क्या हो तो स्टैटिक होता है पूरी तरह। अभी इन्वायरमेंट में और इकोनॉमी में, इसके अलावा आपका जो साइंस टेक है उसमें तो करंट रहेगा ही, और करंट का मैं अलग से भी चलाऊंगा जब आपका एग्जाम आ जाएगा, उसके आसपास जब चलाना सही रहेगा। अभी से करंट का इतनी आवश्यकता नहीं है। वो सुबह वाला जो वीडियो है करंट के लिए वो सही है, सुबह वाले वीडियो में। तो आपको मैं बता दे रहा हूं, अभी आप नोट कर लीजिए, जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं डेली क्विज में, MCQ में। बफरिंग की समस्या आज है, कल नहीं रहेगी निश्चित रूप से। आज कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना है वो सब रुके रहें। ये अनअकैडमी ऐप है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट आपको यदि करना हो, क्लास उसकी कंप्लीट क्लास करनी हो, जैसे आप जियोग्राफी की कंप्लीट क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो वहां सिर्फ जियोग्राफी नहीं, आपको हिस्ट्री की भी, इकोनॉमी की संपूर्ण क्लास मिलेगी। और उसमें ऑप्शन होते हैं आपके पास कुछ, जैसे 1 मंथ का, 2 मंथ का,
3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 और 24 मंथ का होता है। ठीक, तो उसको आप इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, मंथली भी, और चाहे तो पूरे वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ये UD10 है। इस वेरिफिकेशन कोड का आप यूज करेंगे तो आपको वहां पर कुछ छूट मिल जाएगी। ओके, अन्य कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। ये अनअकैडमी का प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें काफी कुछ आपको मिलेगा। इसमें आपको सिलेबस तो पूरा मिलेगा ही, PDF मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, लाइव वीडियोस मिलेंगे, और डाउट क्लियरिंग सेशन जो है आपका चलेगा। उसमें टेस्ट वगैरह होंगे, डेली क्विज वगैरह, बहुत सारा, मतलब एक वृहद प्रोग्राम है, व्यापक प्रोग्राम है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोग पूछ रहे थे तो इसलिए हमने बता दिया डिटेल में आज इसको। कैलेंडर अभी कहाँ आ पाएगा? अभी अभी तो कैलेंडर भूल ही जाइए। स्थिति और ज्यादा खराब होती चली आ रही है। कुछ पॉजिटिव साइंस मिल रहे थे, लेकिन अभी 2-3 दिन से जो खबरें आ रही हैं, जो दृश्य दिख रहे हैं, वो सही नहीं है। और WHO का जो हालिया बयान है वो और ज्यादा चिंताजनक है ना? तो 4 डेज रखते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी। साइंस में काफी कुछ हो गया। आप लोग MCQs के जो भाग हैं बाकी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो साइंस को 3 डेज रखते हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ये सेक्शन बड़ा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर PCS के पेपर्स उठाकर देखें तो काफी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। वहां आपको बताया जाएगा प्लस में कि PDF फाइल आपको वहां डाउनलोड नहीं, आपको दिया जाएगा हर क्लास के पहले। जैसे कोई क्लास होने वाली होगी तो उसके पहले आपको PDF दिया जाता है, या आप पढ़ लें फिर क्लास करें, ताकि कोई डाउट हो तो पूछ सकें। ये अच्छी चीज है। तो ये उपलब्ध होता है आपको प्लस कोर्स में। ठीक है ना? आप लोग डायरेक्ट मत सब्सक्रिप्शन करिएगा वहां पे। ये कोड यूज कर लीजिएगा UD10, तो आपको छूट मिल जाएगी, नहीं तो पूरा आपका कट जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा। और आपका सुझाव जो है, जो भी है, आप देते जाइएगा। सुबह वाला वीडियो करंट अफेयर्स के लिए अभी आ रहा है। रामायण वीडियो जब एग्जाम आएगा तो आएगा। उसके पहले क्रैश कोर्स हम चलाएंगे। जब भी एग्जाम आपका डिक्लेयर हो जाएगा किस डेट को है, तो करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स, MCQ, और लास्ट में रामायण वीडियो, वो यहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसका PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लिंक उसका। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। सेशन समाप्त करते हैं आज का। दोस्तों, रात के इस वीडियो में, इस सीरीज में, अभी तक इतिहास और भूगोल का हो रहा था, एक साथ मैं चला रहा था। और यह योजना थी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पॉलिटी को एक साथ ले चलेंगे। लेकिन अब योजना बदल करके मैंने यह निश्चय किया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का जल्द समाप्त करवाने के बाद पॉलिटी शुरू कर देंगे। अर्थात एक एक सेगमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आज से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं विभिन्न ग्रुप्स के, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक को, या फिर उसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, जो हमारा ग्रुप है। और प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आपको एक वीडियो मैंने बताया भी था। प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो जो इसके पहले वाले आए हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एंटी क्लोर के रूप में। इसके अलावा निगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने के लिए, आप पूछता है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो उसका उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट। इसके अलावा हाइपो भी पूछा जा सकता है। इसका नाम, एक नाम हाइपो भी है। तो अगर थायोसल्फेट ना पूछकर हाइपो पूछा जाए तो हाइपो भी इसको इसी नाम से जाना जाता है, सोडियम थायोसल्फेट को।
ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव व पॉजिटिव का स्थायीकरण या तथा प्रतिक्लोर के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग सिल्वर व गोल्ड के निष्कर्षण में भी होता है। आप पूछता है सिल्वर व गोल्ड के निष्कर्षण में किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का। ये सभी बातें आप याद रखेंगे। इसके अलावा सोडियम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पूछा है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोस्तों, इसका यह ऑक्सीकारक और अवकारक की भांति यह व्यवहार करता है। कोमल वस्तुओं का जो विरंजन होता है पुराने तैल चित्रों को चमकदार बनाने के लिए, और जो तैल चित्र हैं उनका रंग पुनः उभारने के लिए साफ करके, वह दूध और शराब के परिरक्षण में भी इसका प्रयोग होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। केल्गन, ये आप सुन रहे होंगे, केल्गन का क्यों प्रयोग होता है, तो केल्गन जल की कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है केल्गन का। और सोडियम नाइट्रेट दोस्तों, इसको चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। चिली साल्ट पीटर, इसका प्रयोग किस में होता है, सोडियम नाइट्रेट का खाद के रूप में और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। इतनी बातें आप जानिए। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो इसका उत्तर है दोस्तों जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये, जो क्रोमोसोम से बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं, होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जीवाणुओं में दोस्तों प्रायः गुणसूत्र से अलग कुछ आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, इन्हीं को प्लाज्मिड कहते हैं। ये गुणसूत्र से अलग होते हैं। ये छोटे गोल द्विसूत्री डीएनए हो, द्विसूत्री याद रखिएगा, छोटे गोल द्विसूत्री डीएनए होते हैं, जो मेन जो डीएनए होता है उससे अलग रहते हैं, तथा इनका द्विगुणन भी डीएनए से अलग स्वतंत्र रूप से ही होता है। जीवाणु इनकी अनुपस्थिति में भी रह सकता है। पूछा भी गया है प्रश्न कि जीवाणु प्लाज्मिड के अनुपस्थिति में रह सकता है या नहीं, तो हाँ बिल्कुल रह सकता है। प्लाज्मिड में कोशा के कुल डीएनए का 0.5 से 2% भाग उपस्थित होता है। हालांकि ये स्टेटमेंट इतना महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा होता है, तो विषाणुओं, जीवाणुओं, प्रोटोजोआ और फफूंद से होने वाली बीमारियां आपको रट लेनी है। रटने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ग्रुप में भी शेयर कर दे रहा हूं, जो हमारा ग्रुप है पेड ग्रुप पीसीएस का, उसमें मैं शेयर कर दे रहा हूं सभी ट्रिक्स जितने भी हैं। तो फिलहाल विषाणुओं से फैलने वाली बीमारियां जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट कर सकते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं ट्रिक के लिए। ट्रिक, ये विषाणु संबंधित बीमारियां, ट्रिक पढ़ PADH, ट्रिक पढ़ घटना चक्र से या घटना चक्र में, ट्रिक पढ़ घटना चक्र में, जिसमें T से ट्रैकोमा, R से रेबीज, I से इन्फ्लुएंजा, C से छोटी माता, K से आपका खसरा, P से पोलियो, A से एड्स, D से आपका डेंगू, H से हर्पीस, घटना चक्र अर्थात G से आपका गलसोत, C से चेचक, और बस। ठीक है ना, इतना ट्रिक पढ़ घटना चक्र में को आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, बाकी आप याद रख लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। फिर आपका आता है प्रोटोजोआ संबंधित बीमारियां। प्रोटोजोआ से कौन कौन बीमारियां होती हैं, तो याद रखिएगा ट्रिक, प्रोटोजोआ पे काम सौंप, प्रोटोजोआ पे काम सौंप। पे से आपका पेचिस, का से कालाजार, म से आपका काम म से आपका मलेरिया, ठीक है ना, और सौ से सोने वाली बीमारी, प से पायरिया। इतना आपकी जो बीमारियां होती हैं वो प्रोटोजोआ से होती हैं, ये भी आप चाहें तो लिख लें। फिर जीवाणुओं संबंधित बीमारियां कौन कौन होती हैं, याद रखिएगा जीवाणुओं के लिए नोट कर लीजिएगा, टिंकू, कौन, टिंकू जो आपका मित्र है, टिंकू। सीडी आप जानते हैं ना, पहले देखी जाती थी, आजकल मोबाइल में सब देख ले रहे हैं फिल्में, पहले सीडी आती थी। टिंकू सीडी में बनी है पटाका, पटा और का, जगह कम है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं।
टिंकुसीडी में बनी है पटाखा, ये जीवाणु संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें टी से आपका टिटनिस हो जाएगा, या टीबी और टिटनिस, टी से दोनों आप नोट कर लीजिएगा। कु से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, में से मेनिंजाइटिस, ब से बॉटुलिज्म, नी से निमोनिया, है से हैजा, और पटाखा में कौन कौन आएगा? प से प्लेग, टा से टाइफाइड और का से काली खांसी। इतनी बीमारियां आपकी जीवाणुओं से होती हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां थी। अंतिम आपका पूछा जो आता है जो फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारियां, तो इसको आप इस ढंग से याद रखिएगा। एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। तो इसमें सबसे पहले आया क्या? एथलीट। तो एथलीट से एथलीट फूट, एथलीट फूट एक बीमारी है जो कवक से, फफूंद से, फंगस से होती है। फिर आपका दाद, खाज, दमा और गंजापन। तो एक एथलीट को दाद, खाज, दमा और गंजेपन की बीमारी हो गई। तो इतना आप रट लीजिए जो हमने आपको बताया ट्रिक, इसको याद कर लीजिए। टूथपेस्ट बनाने हेतु प्रयुक्त रसायन है। टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं उसमें कौन सा रसायन अमूमन यूज किया जाता है, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो दोस्तों आप पढ़े भी होंगे कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इस रसायन का प्रयोग होता है। टूथपेस्ट बनाने हेतु कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो भी आप उसको सही करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग यहाँ तक कि सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों, इसमें जो दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग शुष्क, किसी चीज़ को शुष्क करने के लिए या लाइम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए और अनेक प्रकार के रसायनों में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दिया है, इसका जो उपयोग होता है, जो कोल गैस होती है उसको शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर में, कास्टिक सोडा में और सीमेंट आदि उद्योगों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट होगा। निम्नलिखित क्लिस्टोगेमी से किसको बढ़ावा मिलता है? निम्नलिखित से या क्लिस्टोगेमी से किसको बढ़ावा मिलता है? स्वपरागण को, परपरागण को, दोनों को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो इसका उत्तर होगा स्वपरागण को। निम्नलिखित होता क्या है दोस्तों, जान लीजिए। निम्नलिखित जो है, मान लीजिए इसका कभी कभी परिभाषा पूछ देता है, ऑप्शन में दे देगा, तो आप याद रखिएगा। निम्नलिखित क्या होता है कि द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं, अर्थात बंद अवस्था में ही प्रस्फुटन हो जाता है या परागण हो जाता है उनमें, या पराग कोश जो है फट जाता है, और जो पराग कण होते हैं वो पुष्प के जो वर्तिकाग्र हैं उसमें बिखर जाते हैं। इसी से स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। जैसे गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया आदि फसलों में ऐसी प्रक्रिया आपको देखने को अमूमन मिल जाएगी। तो निम्नलिखित जो है ये स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? एक प्रश्न पूछा था, आप यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। शायद वो प्रश्न यह था कि परपरागण किस किस माध्यम से हो सकता है या संभव है? परपरागण, तो याद रखिएगा, परपरागण वायु द्वारा, कीटों द्वारा और जल द्वारा, तीनों ही माध्यम से परपरागण हो सकता है। साथ ही एक ऑप्शन था एक बार कि परपरागण जो या परपरागित जो फसल होते हैं उसमें क्या स्वपरागण भी होता है? तो बिल्कुल हाँ, कम से कम 5 से 10% ऐसे फसलों में जिसमें परपरागण की क्रिया होती है स्वपरागण भी संपन्न होता है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो सबसे पहले तो यह समझिए कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण या जिनको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं,
या माइनर सेक्सुअल सिम्टम्स जिसको कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण, ये होते क्या हैं सबसे पहले तो ये जानिए। तो दोस्तों ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा नर और मादा, स्त्री या पुरुष में अंतर उत्पन्न होता है, अंतर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा नर और मादा में अंतर किया जाता है। तो कौन सा है, कौन सा ऐसा हार्मोन है दोस्तों? तो एस्ट्रोजन वह हार्मोन है जो मादा हार्मोन है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा जो हार्मोन दिए हैं, जो वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है दोस्तों, इसका जो कार्य है वो शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायता करना है। याद रखिएगा, पूछा जाता है वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच भी इसको बोला जाता है, ये शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। वहीं थायरॉक्सिन, आप जानते हैं थायरॉक्सिन मनुष्य के गले में स्थित जो अवटु ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्लैंड होता है, उससे स्रावित हार्मोन होता है, जिसका प्रमुख कार्य श्वसन की जो गति है उसको तीव्र करना होता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो जड़ मानवता, मिक्सीडीमा, हाइपोथायराइडिज्म और घेंघा रोग हो जाता है। इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, पूछा भी गया कई बार। वहीं लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसको एलटीएच बोलते हैं दोस्तों, यह दुग्धजनक हार्मोन है। दूध को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन एलटीएच है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरिजेंस। ये कोई हार्मोन ही नहीं होता है, क्लोरिजेंस। और बाकी ट्राइमेटिन, ऑक्सिन और फ्लोरिजेंस ये पादप हार्मोन है। याद रखिएगा इनका नाम, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो क्लोरिजेंस इसका उत्तर होगा, यह असत्य है। ट्राउमेटिन जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन, यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जो कोशिकाएं घायल हो जाती हैं। इसके अलावा फ्लोरिजेंस जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं, यह फूल खिलाने वाला हार्मोन है। इसको फूल को खिलाने वाला, जिस फ्लोर इसका नाम है ना, फ्लावर से इसका नाम लिया गया है। फ्लोरिजेंस फूल को खिलाने वाला भी हार्मोन इसको कहते हैं, लेकिन इनका जो निर्माण होता है वो पत्तियों में होता है। वहीं ऑक्सिन जो है यह तने की वृद्धि, ये वृद्धि हार्मोन इनको कहा जाता है। तने की वृद्धि, जो बीजहीन फल हैं उनके उत्पादन के लिए। इसके अलावा पतझड़ व फलझड़ को रोकने में मददगार हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। अगला है, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? हृदय गति को नियंत्रित करने में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ए इसका उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है वह रक्त के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है। रक्त का, रुधिर का पीएच कम कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और हृदय की गति को बढ़ा देता है। अम्लीयता जो है दोस्तों वह हृदय की गति को अधिक, और जो क्षारीयता है वो हृदय की गति को कम करता है। तो ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो हृदय की गति अधिक हो जाती है, ज़्यादा क्षार हो जाता है तो हृदय की गति कम हो जाती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हृदय की गति को विनियमित करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। स्वप्न संबंधी अध्ययन कहा जाता है, स्वप्न संबंधी अध्ययन कहलाता है। तो स्वप्न संबंधी अध्ययन दोस्तों, ऑनरियोलॉजी को स्वप्न संबंधी अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ऑनरियोलॉजी, तो स्वप्न संबंधी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वहीं आपका जो सिंडोसमोलॉजी है, कंकाल जो संधियां होती हैं एवं स्नायुओं के अध्ययन के लिए इसके अंतर्गत कंकाल संधियों और स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं टेराटोलॉजी जो है दोस्तों, इसका शारीरिक जो व्याधियां हैं, रोग हैं, उनका अध्ययन करने के लिए टेराटोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका मिर्मिकोलॉजी, यह एंटोमोलॉजी की शाखा के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आता है। इनमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी में कीड़ों कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, वहीं मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है, जिनको
प्रशांतक भी कहा जाता है, ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है, इनमें से कौन है? तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका उत्तर जहां तक है वो इक्वेनिल होगा। इसका उत्तर जो है इक्वेनिल है, ए इसका उत्तर है। इक्वेनिल रसायन का प्रयोग मानसिक तनाव को कम करने और अवसाद को दूर करने में किया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं एस्पिरिन जो है दोस्तों, यह ज्वरनाशक औषधि है, ठीक है ना, ज्वरनाशक औषधि है एस्पिरिन। एम्पिसिलिन दोस्तों यह द्वितीय पीढ़ी का प्रतिजीवी है, एंटीबायोटिक्स है। वहीं ग्लूकोज आप जानते हैं सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है ग्लूकोज है, जो जल में घुलनशील है और हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी अक्सर पूछ ही लिया जाता है, कंफ्यूजन कुछ चीज़ों में हो जाती है। तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल सही है, सूर्य की प्रकाश से उसको विद्युत में कन्वर्ट करता है, एकदम सही है, सौर पैनलों के द्वारा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यही लाउड स्पीकर भी आप याद रख लीजिए, इसका ठीक उल्टा लाउड स्पीकर में होता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है, दोनों याद रखिएगा। फिर विद्युत सेल आपका आता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, न कि ऊष्मा ऊर्जा में। तो यह गलत है, यही सुमेलित नहीं है। विद्युत सेल जो है, याद रखिएगा, बैटरी जिसको कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा यहां पर दिया हुआ है, तो ये गलत है। डायनमो दोस्तों, अब यहां पे आप डायनमो और विद्युत मोटर, इन दोनों में कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वहीं विद्युत मोटर क्या करेगा? ठीक उल्टा करेगा, वह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी से होता है? किस तत्व की कमी से होता है? तो आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है दोस्तों, वह ऑक्सीजन की कमी से होता है। O2 की कमी, जो भंडारण होता है जहां पे आलू का, वहां पे ऑक्सीजन O2 की कमी हो जाती है, जिसके कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। तो इसका विकल्प बी सही होगा। इसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं कि बोरान की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो चुकंदर में हार्ट रॉट, चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरान की कमी से होता है। वहीं आंवले में इंटरनल, आंतरिक ऊतक क्षय रोग, जो कि आंवले का रोग है, यह बोरान की कमी से होता है। और फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है, वह जो रोग होता है वो भी बोरान की कमी से होता है। तो बोरान की कमी से इतने रोग होते हैं। वहीं मैग्नीज की कमी से कौन कौन रोग होता है? तो मुख्य याद रखिएगा, मटर में मार्श रोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। वहीं वृद्धिरोधक, अगर पूछा जाए वृद्धिरोधक है, तो नाइट्रोजन की कमी, जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो वृद्धि रुक जाती है, तो वृद्धिरोधक का कार्य करता है नाइट्रोजन की यदि कमी हो जाए तो इसके अलावा जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से क्या होता है? तो आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से या जिंक की कमी से होता है। और धान में प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग, वो भी जिंक या जस्ते की कमी से होता है। हालांकि आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा की है, कुछ छूटा नहीं है उसमें। निम्नलिखित में से किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं? काफ़ी चर्चा में भी रहा था कुछ दिन पहले। तो यह कौन सा है? क्लोरेला, याद रखना है आपको, क्लोरेला, ठीक है ना। तो क्लोरेला का प्रयोग जैव अनुसंधान कार्यों में होता है, क्योंकि यह तीव्रता से प्रजनन करते हैं, बहुत तीव्र गति से उग भी जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में ये जो शैवाल हैं, मलमूत्र से उत्पन्न पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं, अतः अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इनका उपयोग सुगम होता है। वहीं एनाबीना जो आप देख रहे हैं, यह भी पूछा जाता है, तो एनाबीना हो गया या नॉस्टॉक हो गया, ये भी शैवाल हैं। इनका प्रयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। पूछता भी है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो एनाबीना, नॉस्टॉक शैवालों का। वही लेमिनेरिया, जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं,
इस शैवाल का प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल तथा एसीटोन आदि बनाने में लैमिनेरिया शैवाल का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः लैमिनेरिया शैवाल का प्रयोग आयोडीन के निर्माण में किया जाता है। लेजर बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा, हृदय चिकित्सा, आंख की चिकित्सा, उपयुक्त सभी। आपको पता होगा उपयुक्त सभी। यह प्रश्न पूछने का मकसद यह था कि लेजर बीम यदि पूछेगा तो जितने प्रकार का दिया रहेगा इलाज लगभग सब में लेजर बीम का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए आप उपयुक्त सभी ही आंसर इसका टिक करेंगे। लगभग जितने भी रोग हैं, तो जितने भी बॉडी पार्ट्स दिए रहे हैं उन सभी की चिकित्सा में लगभग लेजर किरणों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो महत्वपूर्ण है हमने इसमें डाल रखे हैं, तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग उपचार, देखिए पहला ही गलत हो गया, ठीक है ना। बाकी जॉन्स ईसाल के पोलियो टीका का इन्होंने विकास किया, पोलियो के विरुद्ध जो टीका लगाया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और वहीं एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये तीनों ही सही हैं, इनको आपको याद भी रखना है, पूछता ही रहता है चक्रीय क्रम से। जोसेफ लिस्टर ने किसकी खोज की थी दोस्तों? एंटीसेप्टिक सर्जरी की। जोसेफ लिस्टर किससे जुड़े हैं? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज से जुड़े हुए हैं। वहीं कुष्ठ रोग के उपचार से कौन जुड़ा हुआ है? तो कुष्ठ रोग का उपचार हेनसन, इन्होंने कुष्ठ रोग के उपचार की पद्धति खोजी थी। तो उत्तर होगा ए जो है गलत सुमेलित है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, कणिकाओं का निर्माण, आरबीसीज जिनको कहते हैं, उनका जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। कहाँ? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाएं रुधिर कणिकाओं का 99% होती हैं। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जमीन से जमीन, पृथ्वी, बिल्कुल सही है। जमीन से हवा, त्रिशूल, बिल्कुल सही है। जमीन से हवा, अग्नि, ये गलत है। जो आपकी पृथ्वी है, अग्नि है और शौर्य है, ये सभी जो मिसाइल हैं दोस्तों, ये जमीन से जमीन पे मार करने में सक्षम है। वहीं त्रिशूल जमीन से हवा सही है, और जमीन से हवा आकाश भी सही है। आकाश और त्रिशूल जमीन से हवा में मार करते हैं मिसाइल, और अग्नि, पृथ्वी और आपका शौर्य हो गया, ये सभी मिसाइल जो हैं जमीन से जमीन पे वार करती हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा या महसूस होगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? 3 स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी यह प्रश्न आएगा तो आप टिक मार दीजिएगा सही सही। पहला क्या? कि जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर जाती है, त्वरित गति से जब ऊपर जाती, त्वरण का मतलब क्या होता है? गति में परिवर्तन। तो त्वरित गति से जब त्वरण क्या होता है? गति में परिवर्तन, अर्थात 2 किलोमीटर पर सेकंड से गति कर रहे हैं, कुछ ऊपर जाके 4 किलोमीटर पर सेकंड हो गया, फिर कुछ ऊपर जाकर के 6 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। तो त्वरित गति से जब ऊपर जा रही हो लिफ्ट, तब जो उसमें बैठा व्यक्ति रहेगा उसका भार अधिक मालूम पड़ेगा। वहीं जब नीचे आएगी त्वरित गति से लिफ्ट, तो व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात उसको अपना भार, जब त्वरित गति से नीचे आएगी लिफ्ट, अर्थात जो डी ऑप्शन है, इस स्थिति में क्या होगा? भार कम प्रतीत होगा, कम हुआ प्रतीत होगा। आप हल्का महसूस करेंगे तब अपने आप को, अपने वजन को। वहीं ये जो दोनों ऑप्शन है दोस्तों, इनका एक ही उत्तर हमेशा होगा, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो और जब लिफ्ट समान वेग से नीचे जा रही हो, दोनों ही कंडीशन में भार अपरिवर्तित रहेगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिए, जब भी आएगा तो टिक कर दीजिएगा। 3 ही कंडीशन है। एक क्या कंडीशन है? जब लिफ्ट त्वरित गति से, अर्थात उसका वेग परिवर्तित हो रहा है,
ऊपर जा रही है तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा, घटा हो। जब ऊपर जाएगी तो बढ़ा हुआ, नीचे जाएगी तो घटा हुआ। ऊपर जाएगी तो बढ़ जाएगा भार, ऐसा महसूस होगा, और नीचे जाएगी त्वरित गति से तो लिफ्ट, तो भार कम महसूस होगा। वहीं अगर एक समान वेग से ऊपर जा रही हो या एक समान वेग से नीचे जा रही हो, अर्थात त्वरण न हो, त्वरित गति न हो, तो भार में कोई भी परिवर्तन महसूस मालूम नहीं पड़ेगा। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। ठीक है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। कथन कारण है, गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, और कारण है उसका पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वह जीव की सतह से के अधिक भाग पर फैल जाता है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा, जब गर्म सूप आप पीजिए, इसको टेस्ट करते हैं, अभी भी टेस्ट कर सकते हैं, मेरा भी पीने का मन हो गया सूप, मैंने मंगवा भी लिया है गर्म सूप अभी। तो आप लोग गर्म सूप पिएंगे तो ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगेगा। उसका कारण क्या होता है कि जो गर्म सूप होता है वह जीभ पे अच्छी तरह फैल जाता है, लेकिन फैलता क्यों है, पृष्ठ तनाव इसका कम रहता है। गर्म होने के कारण टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ, विज्ञान की भाषा में नहीं समझा रहा हूँ। कोई पृष्ठ है, उसको आप इधर उधर खींचिए, ठीक है। अगर खींचेंगे पृष्ठ को तो छोड़ देंगे तो पुनः वो वही स्थिति धारण करने का प्रयास करेगा, अर्थात न्यूनतम से न्यूनतम स्थान घेरने की जो क्षमता या गुण होता है किसी द्रव का, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसको प्रत्यास्थता के इक्वल भी समझा जाता है। जो प्रत्यास्था का गुण होता है ठोस में, वही द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण के रूप में जाना जाता है एक प्रकार से। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, जहां ऐसा गुण होता है किसी द्रव का जिसमें वह द्रव अपना न्यूनतम से न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करता है। तो न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करेगा तो पृष्ठ तनाव तो उसका अधिक होगा। जितना ज़्यादा पृष्ठ तनाव रहेगा वस्तु उतना ही कम स्थान घेरेगी। तो पृष्ठ तनाव यहाँ पर अधिक रहता है, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव कम रहता है, इसलिए जीभ की सतह पर अधिक भाग में वो फैल पाता है। अगर पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहेगा तो वो कम से कम स्थान घेरेगी। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आर वाला। तो कथन ए सही है लेकिन आर गलत है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर समझा देता हूँ कि पृष्ठ तनाव हमने आपको बताया किसी द्रव का वह गुण होता है जिसमें वो न्यूनतम से न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे क्या है, गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, ये बिल्कुल सही है। अधिक स्वादिष्ट लगने का मतलब है जीभ में अच्छी तरह पूरा पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा स्थान घेरेगा तो पृष्ठ तनाव क्या रहेगा, कम रहेगा पृष्ठ तनाव। तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पृष्ठ तनाव तो वह गुण है जिसमें न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास द्रव का जो पृष्ठ है वो करता है। तो इसलिए इसका आर जो है, कारण जो है वो गलत हो जाएगा, ए सही है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि उसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह जीभ की सतह से अधिक भाग पर फैल जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह तथा स्रोत के या श्रोता के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। आप कहीं किसी दीवार पर के आसपास जाकर चिल्लाते हैं तो उससे टकरा करके जो ध्वनि वापस आती है, फिर से सुनाई पड़ती है, जो बचपन में हम लोग बहुत करते थे, अब तो ऐसा नहीं देखा जाता है। तो यह वही कह रहा है कि आपके और उस दीवार के या उस प्रतिरोध के या पहाड़ के आसपास आप जाकर चिल्लाइए। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो न्यूनतम कितनी दूरी हो, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो कम से कम दूरी दोस्तों वो 17 मीटर होनी चाहिए। बाकी अधिक से अधिक वो आपकी कान की श्रवण क्षमता पे निर्भर करेगा, लेकिन न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इससे कम पे अर्थात 10 से 15 मीटर, 10 मीटर में आप खड़े होकर चिल्लाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। बी इसका उत्तर है।
निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके कारणों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट या नजदीक की जो वस्तु है वो व्यक्ति साफ साफ देखता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। वहीं दूर दृष्टि दोष में इसका ठीक उल्टा होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो नजदीक की वस्तु देख लेता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है? उसका कारण क्या है? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। इसके साथ ही लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी दोस्तों वह घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो इसका है डी उत्तर, ठीक है ना, 1 और 3। निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है लेकिन लेंस की फोकस दूरी वह घट जाती है। दूर दृष्टि दोष में इसका उल्टा होता है, तो आप याद रखिएगा वाइस वर्सा। सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बोलोमीटर, मैनोमीटर, फोनोमीटर, टैकोमीटर। तो बोलोमीटर दोस्तों यह ऊष्मीय विकिरण के लिए प्रयोग होता है, ऊष्मीय विकिरण की माप करता है, बिल्कुल सही है। बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरण की माप के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों के दाब के मापन के लिए होता है, यह भी सही है। फोनोमीटर का उपयोग प्रकाश की चमक शक्ति जो होती है उसको ज्ञात करने का यंत्र है, बिल्कुल सही है यह भी। टैकोमीटर वायुदाब मापक यंत्र है, बिल्कुल यह गलत है, ठीक है। टैकोमीटर या वायुयान जो होते हैं उनकी गति को मापने का यंत्र होता है, वायुयानों की गति मापी जाती है टैकोमीटर से। तो यह डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, इसका डी उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर, यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान की, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष, 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।